हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था नंदनी सोच रही थी केवल अपने शारीरिक सुख के लिए जिस काम को वह चोरी छिपे अंजाम देने की योजना बना रही थी, उसके पिता तुल्य ससुर उसके जीवन के उसी काम को सामाजिक स्वीकृति का रूप देकर उसके भविष्य के बारे में इतना सोच रहे थे। फिर ससुर और पिता द्वारा सास को समझाने पर, सास के इस रिश्ते पर सहमत हो जाने पर सास के प्रति भी उसका दिल हल्का हो गया। उसका मन कर रहा था कि यहीं खड़ी होकर उनकी बातें सुनती रहे, लेकिन उससे भोजन की व्यवस्था भी तो करनी थी। वह भागकर रसोई में गई और जल्दी जल्दी भोजन तैयार करने लगी। अब वह अपने और रवि के भविष्य के रिश्ते के साथ साथ फिर से बूढ़े सास ससुर के बारे में भी सोचने लगी। मनीराम और हीरालाल कमला के साथ धनीराम के परिवार के बारे में बातचीत करने लगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। कमला बोली, लड़के तो उनके अच्छे ही हैं, बाकी इनका नसीब। मनीराम ने हीरालाल से कहा, आपने अपनी बेटी से भी इस बारे में कोई जिक्र किया क्या? हीरालाल बोला, जी नहीं, पहले आप लोगों की राय लेनी जरूरी थी। अगर आप ही नंदनी से इस बारे में पूछ लेते तो उसके हृदय में भी आप लोगों के प्रति सम्मान बढ़ जाता। मनीराम बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ चार बर्तन होते हैं तो आपस में खनकते भी हैं। नंदनी अब हमारे लिए भी बहू नहीं बेटी जैसी ही हो चुकी है। यह कहकर मनीराम ने कमला को कहा, आकाश की माँ, जा तो बहू को यहीं बुला के ले आ, उसकी राय भी तो जान लेंगे। कमला तुरंत उठकर रसोई में चली गई। उसने नंदनी से बड़े प्यार से पूछा, बहू बन गया खाना? कुछ दिन और खिला ले हम लोगों को अपने हाथ की रोटी, फिर तो मुझे खुद ही सब कुछ करना होगा। नंदनी बोली, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। जो मुझे ले जाएगा उसके सामने मेरी यही शर्त होगी कि तुम दोनों को भी साथ ले चले। और यह सुनकर कमला ने नंदनी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा तो कौन करेगा? तेरा ही घर बस जाए तो हमें तो इसी में खुशी है। मैंने अभी गुस्से में तुझे कुछ कह दिया था, मेरी बात को दिल में मत रखना। चल, तुझे तेरे ससुर जी और पिताजी उस कमरे में बुला रहे हैं। यद्यपि नंदिनी ने इन तीनों की बात पहले ही सुन ली थी, लेकिन वह बात बनाने में माहिर थी। उसने सास से कहा, आपने मेरी शिकायत लगा दी होगी मेरे पिताजी से। मैं नहीं जा रही वहाँ डांट खाने के लिए। ससुर जी के सामने पिताजी मुझे डांटेंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? वैसे तो सास बहू का मन मुटाव चूल्हे पर ही निपटाना ठीक होता है, फिर भी यदि जरूरी है तो आप भी चलो मेरे साथ। आज नंदनी और कमला के बीच करीब 1 साल बाद सास बहू का वही पुराना प्यार दिख रहा था। दोनों ने भोजन से भरी 2 थालियां ली और उन्हें लेकर आगे आगे कमला और उसके पीछे नंदनी दूसरे कमरे में चले आए। मनीराम और हीरालाल भोजन करने लगे। मनीराम ने बहू के बनाए भोजन की तारीफ करते हुए अपनी बात शुरू की। अब तो हमें ये स्वादिष्ट भोजन कुछ दिन ही और मिलेगा आकाश की माँ। इसके बाद उसने बहू को समझाते हुए कहा, सुनो बेटी, हम लोग चाहते हैं कि आकाश के घर छोड़ने के बाद तुम इस घर में अकेली हो गई हो। उसने अपनी मर्जी से ऐसा कदम उठाया। हम चाहते हैं कि अपने जीते जी तुझे अपनी बेटी समझकर अब इस घर से विदा कर दें। समधी जी की भी यही राय है। वे आज यहाँ इसी बारे में बात करने आए हैं। सोमखेत का कोई लड़का है, इसके पिताजी भी 2 हफ्ते पहले यहाँ आए थे। तुमने भी उन्हें देखा था। अगर तुम बुरा न मानो तो हम इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। नंदनी पलके झुकाए चुपचाप यह सब सुनती रही। हीरालाल बेटी की मनसा को पहले से ही जान चुके थे। उन्हें मालूम था कि यह रिश्ता तो स्वयं उसने ही ढूंढा है, लेकिन वह अपने सामने नंदनी की सहमति असहमति को जानना चाहते थे। कमला ने नंदनी की ओर देखते हुए कहा, शर्म मत कर बहू, और न हमारे बारे में कुछ ज़्यादा सोच। हमारी बात मान और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। हमें भी तेरी बहुत चिंता है। नंदनी ने सिर झुकाए ही सास की बात का जवाब दिया, मैं अपनी इच्छा आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर इस घर से कहीं नहीं जाऊँगी। अगर आपके लिए मैं बेटी समान हूँ तो आप लोग भी मेरे माँ बाप के समान ही हैं। जिनका बेटा नहीं होता है उनकी बेटी का फर्ज है कि बुढ़ापे में अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करे। मैं सिर्फ एक शर्त पर ही यह रिश्ता स्वीकार करूंगी कि रिश्ता करने वाला मेरे साथ आपको भी मेरे माँ बाप की तरह स्वीकार करे। बहू की ऐसी बातों को सुनकर कमला और मनीराम की आंखें भर आई।
मनीराम ने बहू को समझाते हुए कहा, बेटी ऐसा शायद ही संभव हो, तू हमारी चिंता छोड़ दे, हमारी न सही अपने पिता की बात तो मान ले, इनके ऊपर तो घर की भी और भी जिम्मेदारी है। नंदिनी बोली, आप लोग एक बार उनसे यह बात करके भी देख लो, अगर वे लोग नहीं माने तो फिर आपके जीते जी मैं इस घर से कहीं भी जाने वाली नहीं। नंदिनी की बातें सुनकर हीरालाल का सीना भी चौड़ा हो गया, लेकिन उसके मन में अब भी धनीराम के बेटे रवि द्वारा लिखे पत्र की बातों से कुछ संदेह बाकी था। लेकिन नंदिनी के सास ससुर के सामने उसने इस बात का जिक्र करना उचित न समझा। हीरालाल ने मनीराम से कहा, जब इसकी यही इच्छा है तो एक बार उन लोगों से यह भी बातचीत कर लेते हैं, आखिर आपको भी तो बुढ़ापे का कोई सहारा चाहिए। कमला और मनीराम एक बार फिर नंदिनी के छलावे में आ गए। उनके साथ साथ हीरालाल को भी नहीं पता था कि नंदिनी की अगली योजना क्या है। नंदिनी की बात को ऊपर रखते हुए धनीराम से इस विषय पर चर्चा करने को तैयार हो गए। इसके बाद नंदिनी और कमला ने कई दिनों के बाद एक साथ बैठकर रात्रि का भोजन किया। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए भोजन के बाद चारों सो गए। अगली सुबह हीरालाल चाय नाश्ता करके अपने गांव लौट गए। जाते जाते हीरालाल ने मनीराम को बताया कि वह पहले धनीराम से नंदिनी की इच्छा के बारे में बातचीत करेंगे, तभी आगे की कोई बात होगी। पिता के गांव वापस लौटने के बाद नंदिनी ने रवि को पत्र लिखा। पत्र में उसने योजना की सफलता के लिए रवि को बधाई दी। उसने पत्र में रवि को अपनी आगे की योजना को बताते हुए लिखा, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ समाज में आपकी भी इज्जत बरकरार रहे, साथ ही हम लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनी रहे। इसके लिए आपको मेरी आगे की योजना में मेरा साथ देना होगा। मेरी बात से शायद आपके घर वाले सहमत न हों, फिर भी इस समय उनको समझना आपके लिए ज़रूरी होगा। एक बार मेरी यही योजना सफल हो गई तो हम करोड़ों की संपत्ति के वारिस बन सकते हैं। अब मेरी बातों को ध्यान से पढ़ो। दरअसल आकाश के परिवार में उसके माता पिता के बाद दूर दूर तक भी कोई निकट संबंधी नहीं है। गांव में उनकी करीब 150 बीघा जमीन है। अगर हमने दिमाग से काम लिया तो 2-4 वर्षों में मैं इस जमीन जायदाद की वारिस बन जाऊंगी। बस तुम्हें मेरी इस योजना में मेरा साथ देना है। यदि तुम्हारे घर वाले इस बात पर सहमत हो जाते हैं तो फिर आगे की जिंदगी चैन से कटेगी। मैं चाहती हूँ कि 2-4 वर्ष इन दोनों बूढ़े बूढ़ियों को अपने साथ ही रखेंगे। उन्हें भी लगेगा कि उनका लड़का न सही तो उनकी बहू देखभाल कर रही है। फिर 2-4 वर्ष में जब वे चल बसेंगे तो सब कुछ हमारा ही होगा। दिन में उसने सास से कहा कि उसे थोड़ी देर के लिए अपनी सहेली से मिलने बाजार जाना है। सास ने उसे खुशी खुशी हाँ कह दिया। साथ ही उसे घर का कुछ जरूरी सामान भी लाने को कह दिया। नंदिनी पत्र लेकर बाजार गई और डाकघर पहुंचकर उसने पत्र को पत्र पेटी में डाल दिया। बाजार से उसने घर का जरूरी सामान लिया और बिना देर किए तुरंत वापस लौट आई। हीरालाल ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई। हीरालाल की बात सुनकर तुलसी बोली, इस नंदिनी का दिमाग खराब है। भला कौन इसके बूढ़े सास ससुर की जीवन भर की जिम्मेदारी लेकर इससे रिश्ता करेगा। हीरालाल बोला, उसके सास ससुर तो भले आदमी हैं, लेकिन पहले धनीराम जी को एक बार यह बात पूछ लेता हूँ। तुलसी बोली, देखो जी, इस काम में इतनी जल्दी न करो, कहीं बनी बनाई बात बिगड़ न जाए। 2-4 दिन सोच समझकर उनसे बात करना। तुलसी की बात सुनकर हीरालाल ने भी यही उचित समझा। रवि को नंदिनी का पत्र मिला तो वह पहले तो यह पढ़कर बहुत खुश हुआ कि उसकी और नंदिनी की योजना सफल हो गई। लेकिन जब उसने नंदिनी के पत्र पर गहराई से विचार किया तो उसकी रखी शर्त से उसे ऐसा लगा कि नंदिनी उसके सामने हर रोज एक न एक नई उलझन रखती जा रही है। उसने सोचा, भला कब तक अपने माता पिता को इस नंदिनी के कहने पर परेशान करता रहूं। कौन माँ बाप अपने जवान लड़के को दूसरे को सौंप देंगे। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं नंदिनी का गुलाम बनकर जीऊं। इसलिए उसने पत्र पढ़कर उसका जवाब नहीं भेजा। एक दिन धनीराम घूमते फिरते हीरालाल के गांव पहुंच गया। हीरालाल और उसकी पत्नी तुलसी से रामा रूमी करके उसने मतलब की बात पूछनी शुरू की। धनीराम ने हीरालाल से पूछा, पंडित जी, क्या मनीराम जी से कोई बातचीत हुई? हीरालाल बोला, हाँ, मैं पिछले हफ्ते उनके पास गया था। उनकी ओर से तो हाँ है, लेकिन मेरी बेटी नंदिनी का कहना है कि वह इन 2 बुजुर्गों को अकेले छोड़कर कैसे इस घर से कहीं जा सकती है।
उसने तो हमें असमंजस की स्थिति में डाल दिया। उसका कहना है कि वह तभी आगे की बात सोचेगी जब कोई उसके सास ससुर की भी देखभाल की जिम्मेदारी ले। यह कहकर हीरालाल चुप हो गया। धनीराम थोड़ा लालची प्रवृत्ति का इंसान था। उसे भी मालूम था कि मनीराम के पास काफ़ी जमीन जायदाद है। उसने भी नंदिनी की तरह ही सोचना शुरू किया कि यदि नंदिनी के सास ससुर नंदिनी को अपना वारिस मानकर अपनी जमीन जायदाद उसके नाम कर दें तो 5-10 वर्ष बाद उसका लड़का ही उस जमीन जायदाद का असली वारिस होगा। क्या हुआ, लोग घर जमाई बनकर ही तो सास ससुर की जमीन हथियाते हैं। मेरे पास कौन से इतनी जमीन जायदाद है। वैसे भी मेरा लड़का घर पर तो रहता नहीं है, परदेश में भी तो वह किसी और के यहाँ ही रह रहा है। थोड़ी देर में तुलसी चाय लेकर आ गई। धनीराम ने चाय की चुस्कियाँ लेते हुए कहा, आपकी लड़की को बहू के रूप में पाकर मनीराम जी तो स्वयं को धन्य मानते होंगे। नहीं तो आज के समय में कौन ऐसी बहू है जो अपने सास ससुर के बारे में इतना सोचती है। हमें भी उसकी बातों का सम्मान करना चाहिए। मुझे उसकी बातों पर कोई ऐतराज नहीं है। हाँ, मैं बेटे से इस बारे में एक बार पूछ लेता हूँ। उसकी राय जानकर मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा। यह कहकर धनीराम वापस लौट आया। घर पहुंचकर धनीराम ने अपनी पत्नी रधुली को यह बात बताई तो रधुली यह सुनकर आग बबूला हो गई। वह बोली, क्या मेरा लड़का आजीवन उस औरत का गुलाम बनकर जिएगा? अभी रिश्ता हुआ भी नहीं है और वह अपना अलग घर बसाने की बात करने लगी है। नहीं करना है हमें उस लोभी औरत से अपने लड़के का रिश्ता। धनीराम ने रधुली को समझाते हुए कहा, सोच ले सन्नी की माँ, फिर मत कहना कि मेरा जवान लड़का जोगी बन गया। अरे जोगी बनने से तो यही अच्छा है। बाकी पहले रवि की इच्छा भी पूछ लेता हूँ। मैं उसे आज ही चिट्ठी लिखकर बता देता हूँ कि मैं तो उसके कहने पर हीरालाल और मनीराम से बात करने भी गया था, लेकिन नंदिनी ने ऐसी शर्त रखी है कि जिस पर निर्णय तुम्हें ही लेना है। हमें तो इस बात पर कोई ऐतराज नहीं है। धनीराम की बात सुनकर रधुली का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने सोचा, कहीं वह औरत मेरे लड़के को भी आकाश की तरह सन्यासी बनने को मजबूर न कर दे। धनीराम ने उसे बताया कि अगर रवि की इच्छा होगी तो वह हाँ कहेगा, नहीं तो कम से कम इस औरत से उसका पिंड तो छूटेगा। यह सुनकर रधुली भी रवि की राय पूछने की बात पर राजी हो गई। धनीराम ने उसी समय रवि को पत्र लिखा और इस मामले में तुरंत उसे अपनी राय देने को कहा। पत्र में उसने यह भी लिखा कि हमारी ओर से नंदिनी की शर्त पर तुम्हारे लिए कोई रोक टोक नहीं है। तुम्हारी हाँ में हमारी हाँ और ना में हमारी ना होगी। उसने पत्र पढ़कर रधुली को सुनाया और उसी दिन उसे पत्र पेटी में डाल आया। रवि नंदिनी के पिछले पत्र से बड़ा परेशान था। अब तक उसने नंदिनी के पत्र का जवाब भी नहीं दिया था। तभी एक दिन उसे अपने पिता का पत्र मिल गया। पत्र पढ़कर उसे बहुत खुशी हुई। जिस बात को अपने माता पिता को लिखने में वह संकोच कर रहा था, उसके पिता ने उसे खुद वह काम करने की स्वीकृति दे दी। नंदिनी के पत्र से कई दिनों से वह तनाव में था, लेकिन आज वह इस समस्या से भी मुक्त हो चुका था। उसने यह बात पत्र द्वारा नंदिनी को बता दी कि उसके माता पिता उसकी बात मानकर इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। साथ ही उसने अपने माता पिता को भी पत्र लिखकर उसकी इच्छा को मानने के लिए शुक्रिया कहा है। नंदिनी को जब रवि का पत्र मिला तो उसने अपने सास ससुर से यह बात नहीं बताई कि रवि उसकी यह शर्त भी मान गया है, बल्कि उसने अपनी सास से कहा कि वह 2-4 दिन के लिए अपने मायके जाना चाहती है। सास ने भी उसे हाँ कह दिया तो अगले रोज ही वह मायके चली आई। मायके पहुंचकर उसने रवि के पत्र की बात अपनी माँ से बताई। उसकी माँ को पहले नंदिनी की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब नंदिनी ने अपनी माँ को रवि की चिट्ठी दिखाई तो उसे उसकी बात पर यकीन हो गया। उसने यह बात अपने पति हीरालाल को बताई। हीरालाल ने नंदिनी को अपने पास बुलाकर उसकी राय पूछी। उसने उसे यह भी बताया कि रवि के पिता धनीराम की ओर से भी इस रिश्ते के लिए हाँ है। इस बीच धनीराम को भी रवि का पत्र मिल गया। धनीराम ने रधुली को भी रवि का पत्र पढ़कर सुनाया। अगले दिन धनीराम एक बार फिर हीरालाल के पास पहुंच गया। हीरालाल और उसकी पत्नी ने धनीराम को बड़े सम्मान के साथ अपने घर में बैठाया। नंदिनी ने आकर धनीराम के पैर छुए। धनीराम नंदिनी को वहां देखकर बहुत खुश हुआ। उसने हीरालाल से कहा, अच्छा हुआ आपकी बेटी भी यहाँ आई हुई है।
मैं आपको यह बताने आया था कि रवि को आपकी बेटी द्वारा रखी यह शर्त भी मंजूर है। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। हीरालाल बोला, हमारी तरफ से तो हाँ है। अगले हफ्ते नंदनी को ससुराल छोड़ने जाऊंगा तो मनीराम जी से भी आगे के प्रोग्राम के बारे में पूछ लूँगा। यदि आप अपने लड़के को भी एक बार घर बुलाकर मनीराम और उसकी पत्नी से मिलवा देते तो उनका भी शक सुबह दूर हो जाता। धनीराम बोला, ठीक है, मैं रवि को कल ही चिट्ठी भेज देता हूँ। उसे भी घर से गए हुए 1 साल से अधिक समय हो गया है। मेरे हिसाब से अगले माह विजयादशमी के समय उसे घर बुलाता हूँ। अगर सब ठीक रहा तो विजयादशमी के दिन इन दोनों की शादी कर देंगे। हीरालाल ने भी धनीराम की बात पर हामी भर ली। अब तक नंदनी ने दिन का भोजन तैयार कर लिया था। हीरालाल और तुलसी के कहने पर धनीराम ने आज हीरालाल के घर पर ही भोजन किया। भोजन करके धनीराम अपने गांव की ओर लौटने लगा। जाते समय उसने नंदनी के हाथ में शिष्टाचार के रूप में एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, ये रख लो बहू, आज से आप मेरे घर की बहू हो। यह कहकर धनीराम वापस अपने गांव लौट आया। शाम के समय धनीराम अपने घर पहुंच गया। घर पर रधुली उसका इंतजार कर रही थी। रधुली ने धनीराम के लिए चाय बनाई। चाय पीते पीते धनीराम ने रधुली से कहा, सन्नी की माँ, रवि के रिश्ते की बात तो करीब करीब पक्की हो चुकी है। तेरे रवि की होने वाली बहू भी मायके आई थी, उससे भी बातचीत हो चुकी है। हीरालाल जी और उनकी घरवाली कह रही थी, अपने लड़के को एक बार घर बुला लो। मनीराम और उसकी पत्नी भी रवि को देख लेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि विजयादशमी से पहले रवि और सन्नी को घर बुला लेता हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो विजयादशमी के दिन ही 8-10 आदमी ले जाकर रवि और नंदनी की शादी कर देंगे। रधुली ने कहा, पहले एक बार मनीराम के पास जाकर उनसे तो पूछ लेते, कहीं उन्होंने कोई अड़चन खड़ी कर दी तो जग हंसाई होगी। धनीराम ने रधुली को विश्वास में लेते हुए कहा, ये काम मैंने हीरालाल जी को सौंप दिया है। वे अगले हफ्ते अपनी लड़की को छोड़ने वहां जाएंगे। अगर जरूरी हुआ तो मैं भी वहां जाकर मनीराम से आगे की बातचीत करके आ जाऊंगा। यह सुनकर रधुली ने भी अपनी सहमति दे दी। धनीराम ने उसी शाम अपने बड़े लड़के को चिट्ठी लिखी कि रवि का रिश्ता नंदनी से तय होने वाला है, इसलिए विजयादशमी से पहले वह छुट्टी लेकर बच्चों सहित घर पहुंच जाए। ऐसे ही पत्र उसने रवि को भी लिखा। अगली सुबह उसने बाजार जाकर दोनों पत्र पोस्ट कर दिए। 1 सप्ताह बाद हीरालाल नंदनी को लेकर उसकी ससुराल जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने मनीराम और कमला से एक बार फिर धनीराम के बेटे के साथ नंदनी के भावी रिश्ते के विषय में बात की। उसने मनीराम को बताया कि धनीराम का लड़का आप दोनों को भी आजीवन अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गया है। यदि आप लोग चाहते हैं तो लड़के को बुलाकर उससे खुद भी बातचीत कर लो। मनीराम ने सोचा, हमारे मरने के बाद भी तो इस जमीन जायदाद को कोई भोगेगा, इसलिए अपने जीते जी इसका वारिस ढूंढ लिया जाए तो चैन से मर तो जाएंगे। शाम को मनीराम की पत्नी के मन में न जाने ऐसा विचार क्यों आया कि अगर कभी उसका बेटा वापस घर आ जाए तो वह क्या सोचेगा। अभी तो उसकी उम्र ही क्या है। उसने मनीराम को भी यह बात बताई कि हम लोग इस काम में बहुत जल्दी कर रहे हैं। आप धनीराम जी को बुलाकर यह बता दो कि वे अपने लड़के से एक बार उनकी बातचीत करवा दे। हम बहू के सामने ही उससे भी यह बात बता देंगे। मनीराम को कमला की बातों में भी कुछ सच्चाई नजर आ रही थी। भावावेश में वह अपनी बहू के जीवन के बारे में तो अच्छा सोच रहे थे, लेकिन यह सुनकर उसे भी ऐसा लगा कि कहीं न कहीं हम अपने बेटे आकाश के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मनीराम ने हीरालाल को यह बात बताई तो उसकी भी उलझन बढ़ गई। उधर वह मनीराम को जुबान दे चुका था और इधर मनीराम और उनकी पत्नी के मन में एक नया संदेह उत्पन्न हो चुका था। नंदनी को भी उसकी सास ने जब यह बात बताई तो उसकी भी बेचैनी बढ़ गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी बनी बनाई योजना पर कमला की इस सोच से पानी फिरने वाला है। आखिर चारों इस बात पर सहमत हुए कि पहले धनीराम को बुलाकर उनसे भी राय मशवरा कर लेते हैं, इसके बाद ही आगे किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। बेटी के भविष्य की बात थी। न चाहते हुए भी अगली सुबह हीरालाल को इस मसले पर बातचीत करने के लिए धनीराम के घर जाना पड़ा। फ्रेंड्स, इस कहानी को आपका प्यार और सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर आपको यह कहानी अच्छी नहीं लगती है तो मैं कहानी यहीं बंद कर दूंगी।
अपनी राय के लिए नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।